स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोगों का केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र राज्य संबंधों के तहत अगर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में देखा जाए तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। इसे संघीय शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। वैसे अगर संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था को अगर देखा जाए तो इसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है या केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं, उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र की अपेक्षा राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षणों में राज्यों के अपने अलग संविधान होते हैं, केंद्र के भी अपने अलग संविधान होते हैं। साथ ही साथ दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक राज्यों की नागरिकता और दूसरी उस देश की नागरिकता यानी केंद्र की नागरिकता। और इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य ये जो संबंध होते हैं वह समझौते का परिणाम होते हैं और इसके तहत राज्य केंद्र से अलग होने का मादा रखते हैं, यानी कि अगर राज्य चाहे तो केंद्र से वह अलग हो सकते हैं। लेकिन जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया तो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कि भारत की परिस्थितियाँ कैसी हैं उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन करके संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का काम किया। तो ये टॉपिक चूँकि केंद्र राज्य संबंधों से है तो केंद्र राज्य संबंधों को देखा जाए और संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और संघात्मक शासन व्यवस्था में भी है ये। लेकिन भारत ने जिस संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा में पाई जाती है। और अगर संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान इस संघात्मक शासन व्यवस्था के अच्छे एग्जाम्पल में आते हैं, उदाहरण में। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान ने अपनाया है, लेकिन यहाँ पे उसने केंद्र को मजबूत रखा है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, वहीं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास न रख के केंद्र के पास रखी गई। और भारतीय संविधान के भाग 11 में जो स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। आज प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं और आपके 25 भाग हो गए हैं। और साथ ही साथ 395 से बढ़ के करीब मूल तो 395 हैं, लेकिन उसमें ए बी या क ख ग जोड़ के ऐसे 485 के आसपास अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में। तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर और 293 तक केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के संबंधों का व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। और केंद्र राज्य संबंधों की अगर बात देखें तो केंद्र और राज्य में क्या किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। विषयों का बंटवारा खास करके केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे इसको लेके अलग अलग मेन 3 प्रावधान हैं। एक तो विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी यानी कानून निर्माण के संबंध। दूसरा केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध, जिसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बोल सकते हो। और तीसरा है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। चूँकि केंद्र और राज्यों के मध्य न्यायिक संबंध नहीं रखे गए हैं क्योंकि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया है। यानी भारत में क्या है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, यहाँ पे न्याय व्यवस्था एक है। तो केंद्र राज्य संबंधों से में इसका कोई काम नहीं, यानी कि न्यायपालिका यहाँ पे एक है और सबसे उच्चतम शिखर पे आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो केंद्र राज्य संबंधों के बात को लेकर हम सिर्फ 3 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। यानी केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और तीसरा आपका वित्तीय संबंध। तो पहला टॉपिक पे हम आते हैं। पहला टॉपिक आपका विधायी संबंध है, या जिसे आप कानून निर्माण संबंधी शक्ति कह सकते हो केंद्र और राज्यों के मध्य। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर और 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन किया गया कि केंद्र और राज्य के मध्य जो कानून निर्माण की शक्ति है, कौन सी शक्ति केंद्र के पास होगी, कौन सी शक्ति राज्यों के पास। तो इसको लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में जो व्यवस्था की गई है केंद्र और राज्य के शक्तियों के मध्य, इसमें कहा गया है कि विधायी संबंधों का बंटवारा किया जाएगा। तो इसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को 2 आधार पर बांटा गया है। और ये 2 आधार, पहला राज्य क्षेत्र के आधार पे और दूसरा विषयों के आधार पे। अगर राज्य क्षेत्र के आधार पे केंद्र राज्य संबंधों की बात की जाए तो राज्य क्षेत्र के आधार पे केंद्र राज्य संबंध जो है, केंद्र को पूरे भारत के लिए और भारत के किसी इस स्पेशल भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार है। वहीं राज्यों को अपने संपूर्ण राज्य के लिए या अपने राज्य के किसी एक भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ये अपने लिए, इनके लिए अलग अलग विषय दिए गए हैं, यानी कि अपने इन्हें राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं कि अपने राज्य से संबंधित या तो पूरे राज्य के लिए या अपने किसी एक भाग के लिए कानून बना सकते हैं। वही केंद्र को पूरे भारत के लिए या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जबकि वहीं अगर ऐसे क्षेत्र जो किसी राज्य के क्षेत्र में नहीं आते हैं, यानी कि भारत में जो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं, 27-28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है, अगर इन राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये क्षेत्र नहीं आते हैं तो वैसे क्षेत्रों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला विषयों के राज्य क्षेत्रों के आधार पे। तो राज्य क्षेत्रों के आधार पे तो मैंने वर्णन कर दिया कि राज्य जो है अपने राज्य क्षेत्र के आधार पे कानून बनाएंगे अपने संपूर्ण राज्य के लिए या किसी राज्य के किसी भाग के लिए, और केंद्र जो है वह संपूर्ण भारत के लिए या संपूर्ण भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाएगा। अब दूसरा जो विधायी संबंधों में है वह आपका प्रशासनिक संबंध। दूसरा जो है विधायी संबंधों में वह विषयों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो विषयों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। यह व्यवस्था चूँकि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश रहा, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा और भारत में अधिकांशतः जो चीज़ें रहीं वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था से ही संबंधित है। तो भारत में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम पास किया गया था, उसके तहत पहली बार भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हुए और विषयों के आधार पे केंद्र राज्य संबंधों को विभाजित करने का काम किया गया था, उनको निर्धारित करने का काम किया गया था, जिसके तहत संघ सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का गठन किया गया। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, और जब भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो इसमें भी उसी प्रावधानों को उठा के रख दिया गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1935 के अधिनियम की अधिकांशतः धाराएं, कम से कम 190, 95 या 200 के आसपास की धाराएं जो हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की, वह भारतीय संविधान में अडॉप्ट कर लिया गया यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से और उसको देखते हुए। तो उसी में एक केंद्र राज्य संबंधों में विषयों के आधार पर विभाजन भी है। तो पहला संघ सूची बताया मैंने, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची बनाया। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में संघ सूची में 97 विषय हैं और 97 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्रदान किया गया है। अगर इनमें विषयों की बात करें तो आपका रेलवे हो गया, डाक व्यवस्था हो गया,
ठीक है। फिर रक्षा हो गया, विदेश हो गए, विदेश विभाग हो गए, ऐसे करके कम से कम 97 विषय हैं। गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं, जिनमें 92 क, 92 ख और 92 ग जोड़ा गया, जो 92 ग जीएसटी से संबंधित है और 2 व्यापार कर से ही संबंधित है। इन 97 विषयों पे सिर्फ केंद्र सरकार को ही, यानी संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। संसद ही इन विषयों पर कानून बना सकती है। अगर राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इसके तहत राज्य सूची के विषयों में आपके कानून व्यवस्था, स्टैंप, न्यायालय, जेल, ऐसे करके आपके बहुत से विषय आ जाएंगे। देखा जाए तो इसके तहत इसमें आपके कारागार भी आ जाएगा, जिसे जेल, पुलिस व्यवस्था हो गई, लॉ एंड ऑर्डर, भूमि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग हो गया। ऐसे करके वर्तमान समय में इसमें 66 विषय हैं। बाद में चल के कुछ विषयों को, इसमें से 5-6 विषयों को निकाल के, स्पेशली 5 विषयों को निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 61 विषय हैं। 61 विषय, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें अब 66 विषय हो चुके हैं, लेकिन 61 विषय मुख्य हैं। इन पे सिर्फ राज्य सरकारों को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अधिकार देता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यह कहता है कि अगर संसद का दूसरा सदन राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष, यानी 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची के अमुक विषय पे संसद कानून बनाएगी, तो उस स्थिति में संसद कानून बनाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अगर राज्य की विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके ये भी कर दे कि नहीं, अमुक विषय पे संसद कानून बनाएगी, तो वो भी व्यवस्था है। तो 248, 249, 250, 252 और 253 इन अनुच्छेदों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। एक तो राज्य अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है और इस पे केंद्र सरकार संसद कानून बनाएगी। तो ऐसी स्थिति में या राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव पास करके 2 या 3 राज्यों के राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव पास करके यह कहे कि अमुक विषय पे राज्य सूची के संसद कानून बनाएगी, तो उस कंडीशन में संसद कानून बना सकती है। ऐसा अभी तक 2 बार हुआ है जब राज्यों ने एक बिल पास करके राज्य के विधानमंडल ने संसद से कानून बनवाया। फिर तीसरी जो सूची आती है इसमें विषयों के आधार पे, वो आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिस पे केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए। वर्तमान समय में, यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो इसमें कुल 47 विषय थे। बाद में चल के मैंने बताया राज्य सूची से कुछ विषयों को निकाल के और इसमें जोड़ दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 52 विषय हो गए हैं और इन 52 विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में। लेकिन अगर कोई विवाद पैदा होता है तो विवाद की स्थिति में और विरोध की स्थिति तक, यानी अगर एक विषय पर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना रही हैं, तो उस कंडीशन में अगर विवाद पैदा होता है तो केंद्र सरकार यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं, लेकिन तब तक जब तक केंद्र या संसद विरोध करे। लेकिन
अगर राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति के समक्ष रख दिया जाए और राष्ट्रपति उसको देखकर समझते हुए अगर उसे अनुमति प्रदान कर दे तो वह कानून क्या होगा, उस राज्य में लागू हो जाएगा। भले से एक समय तक संसद ने उसका विरोध किया। राज्य समवर्ती सूची के विषय में हम देखें तो जो मुख्य विषय हैं इसमें आपके शिक्षा आ जाएगा समवर्ती सूची में। शिक्षा के साथ ही साथ आपके वन आ जाएगा, विवाह विच्छेद हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया, न्याय हो गया, प्रशासन हो गया, ठीक है। ऐसे करके कीमत नियंत्रण हो गया, विधिवृत्ति हो गई, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हो गई, प्रक्रिया विधि हो गई, यानी कि विधि की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। ऐसे करते हुए कम से कम 52 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में हमने पहला देखा कि केंद्र और राज्यों के संबंध जो विधायी संबंध है, विधायी संबंधों का इस वीडियो में मैंने वर्णन किया, जिसमें किन विषयों पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, किन विषयों पे राज्य सरकार कानून बनाती है और इनके क्या क्या अधिकार हैं, कौन समवर्ती सूची में आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का वर्णन मैंने किया। अब अगले विषय में हम प्रशासनिक संबंधों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।